अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपको हमारी कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी तफसील बताना चाह रहा हूँ। वो तफसील ऐसी है कि जो आप सुनकर ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये सब भी इसके साथ होता रहा है और करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी गवर्नमेंट के लोग, हमारे अपने वज़ीर आज़म थे। ये तमाम तर तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये कोई सुनी सुनाई गप नहीं है, ये हकीकत पर मबनी फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वो माजी की तफसीलात हैं और ज़्यादा दूर की भी नहीं हैं, ये बड़े करीब करीब की हैं कि जो उस पर बात करने वालों को मना कर दिया गया था, बात करने वालों ने अगर की भी तो बड़ी महदूद की, खुल के तफसील नहीं बताई। सबसे पहले तो ये कि जो कौमी एयरलाइन अब बिक चुकी है, इस गवर्नमेंट का या शरीफ फैमिली का अगर बस चलता तो वो इस एयरलाइन का नाम भी नवाज शरीफ इंटरनेशनल एयरलाइंस रख देते, क्योंकि उनका तो यही इरादा है ना कि जहां कहीं कोई भी मंसूबा होगा तो बस उसके साथ नवाज शरीफ साहब का नाम आपने थोप देना है, आपने चेप देना है। अपने पल्ले से एक धेला खर्च नहीं करना, जब भी करना है सरकारी ख़जाने से खर्च करना है। इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हों और दीगर और मामलात भी ठाट बाट हों, वो सारे के सारे सरकारी ख़जाने से हो रहे होंगे, पल्ले से धेला खर्च आपने नहीं करना है। अगर आपको मुल्क की इतनी फ़िक्र है, इतनी परवाह है तो कर्जदार मुल्क है भाई, कर्जदार मुल्क है। IMF से हम कर्जा मांगते हैं, वहाँ पे जाके कशकोल हम लेकर जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के बारे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि हम कशकोल लेकर कहीं पर जाते हैं, पर हकीकत तो यही है कि हम कशकोल लेकर जाते हैं। हम कशकोल लेकर IMF के पास जाते हैं, वो नखरे दिखाता है, अपनी शराइत मनवाता है और हमें फिर उधार देता है, हमें कर्जा देता है और उस कर्जे को फिर हम सूद समेत वापस कर रहे होते हैं, यानी कि हम कर्जों में डूबे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ, उनके ठाट बाट ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। यही वजह है कि 11 अरब का जहाज़ लिया तो लोगों ने इतना सवाल उठाया कि भाई आपको ये 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत थी इसलिए थी कि अगर ये ना करते तो वो कौमी एयरलाइन के ऊपर मुफ्ते के सफ़र करते और उसको इस्तेमाल करते, उसको उन्होंने टांगा रेड़ा बनाया हुआ होता, जो बनाया हुआ भी था। अब तो कौमी एयरलाइन हमारी बिक चुकी है, नए खरीदार उसको ख़रीद कर उसका टेक ओवर भी ले चुके हुए हैं और अब वो उसको चलाएंगे। अल्लाह करे कि अब बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे अभी भी शक है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मुझे शक क्यों है कि अब भी एयरलाइन ठीक नहीं हो पाएगी। सबसे पहले जब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको लिए चलता हूँ 2024 में। 7-8 अप्रैल सन 2024 को वज़ीर आज़म कोई और नहीं बल्कि शहबाज शरीफ साहब थे। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की थी। शहबाज शरीफ साहब ने उम्रे के लिए जाना था। जिस फ़्लाइट पर उन्होंने जाने का फ़ैसला किया वो फ़्लाइट का ओरिजिनल रूट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लाहौर से जद्दा और जद्दा से इस्लामाबाद था, लेकिन चूंकि उस पर शहबाज शरीफ साहब ने जाना था तो उस फ़्लाइट को लाहौर से पहले जद्दा के बजाय मदीना लेकर जाया गया, यानी कि लाहौर से पहले मदीना गया। मदीना जाकर शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफ़का उतरे, उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी के भी लोग थे और उनका ख्याल रखने वाले मुलाजमीन थे, वो सब जहाज़ से उतरे और फिर वहाँ से इस 777 जहाज़ को मदीना से जद्दा लेकर जाया गया, क्योंकि उसमें उम्रा के लिए जा रहे थे लोग, एहराम उन्होंने पहने हुए थे और वो घर से निकले थे ये सोच लेकर, ये जहन बनाकर कि हम यहाँ से डायरेक्ट लाहौर से हम जद्दा जा रहे हैं और जाकर हम उम्रा करेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उस जहाज़ में तो शहबाज शरीफ साहब भी सवार होने वाले हैं और लिहाजा जहाज़ पहले मदीना उतरेगा। अच्छा, अब मदीना से आगे जद्दा तक का जो सफ़र है ये तकरीबन उतना ही है जितना कि लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र है। और इस तरह के छोटे रूट्स पे 777 जहाज़ को यूज़ नहीं किया जाता था क्योंकि उसकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को या उनके रुफ़का को इससे क्या परवाह, क्या लेना देना। उनको तो ये था भाई हम जा रहे हैं, हम वज़ीर आज़म हैं, साथ में हमारे हुकूमती लोग हैं, हम अगर मदीना भी फ़्लाइट को पहले ले जाएं तो हमें कौन पूछने वाला है। या शोर भी मचाएंगे तो 2 दिन 4 दिन शोर मचाएंगे। अच्छा, जहाज़ में फिर जाकर पहले ज़रा टेम्परेचर चेक करने के लिए लोगों के साथ ज़रा घुल मिल भी गए, वो वीडियो भी बनाकर लगाई गई थी कि जी ये देखिए शहबाज शरीफ साहब गए हैं और लोगों ने उनसे बड़े अच्छे तरीके से वो मिले हैं, पेश आए हैं। अच्छा, अब उस जहाज़ ने लाहौर से जद्दा जाना था, लेकिन लाहौर से पहले मदीना और फिर उसके बाद जद्दा गया और जद्दा से फिर इस्लामाबाद आ गया। वापसी पर क्या हुआ? वापसी पर यह हुआ, अच्छा ये भी मैं आपको साथ में बता दूं कि जाते हुए उनके लिए बड़े खाने, ज़बरदस्त खाने थे, कोरमा और दीगर इस तरह की चीज़ें उनको पेश की गई थी जो कि आम वैसे फ़्लाइट में नहीं होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब थे भाई, वज़ीर आज़म साहब थे, तो प्रोटोकॉल्स में है कि जी भाई उनको अच्छा तगड़ा खाना देना है जिसको खाकर वो भी महजूज़ हों, खुश हों। वापसी पर क्या था कि वापसी पर यही फ़्लाइट लाहौर से गई जद्दा और जद्दा से फिर उसने जाना था इस्लामाबाद, यानी कि जो जाते हुए रूट था वही फ़्लाइट का वापसी पे भी रूट था, लाहौर से जद्दा और जद्दा से इस्लामाबाद। वापसी पे शहबाज शरीफ साहब ने और उनके रुफ़का ने
जद्दा से आना था वापस साथ, तो वो फ़्लाइट जद्दा से इस्लामाबाद जाने के बजाय जद्दा से लाहौर लाई गई। जहाज़ में पहले 2 घंटे मुसाफिरों को एक्स्ट्रा वेट करवाया गया और फिर उनको बहलाने फुसलाने के लिए अमले की तरफ से कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं, देखिए आप भी आए हैं, जहाज़ जेटी के साथ नहीं था, यानी कि वो जो ब्रिज होता है उसके साथ नहीं था, आप बस पर बैठ कर आए हैं, वो भी इसी तरीके से आ रहे हैं, इस वजह से देर हो रही है। जब वो आए तो जहाज़ में लोगों ने बाकायदा उनको बड़ा बुरा भला कहा और उनको कहा कि मुल्क को बर्बाद करने वाले आ गए, और फिर कुछ लोगों ने जो वीडियोज़ भी बना रहे थे उनको डांट कर वीडियोज़ भी बनाने से रोका गया, मना किया गया कि आप वीडियोज़ क्यों बना रहे हैं। और वापसी पर वो जहाज़ फिर जद्दा से इस्लामाबाद जाने के बजाय पहले लाहौर आया। लाहौर आया तो शहबाज शरीफ साहब उनके रुफ़का यहाँ पर जहाज़ से उतरे, और वो लोग जो बीच में मुसाफिर थे वो ख्वार हो रहे थे, जलील हो रहे थे। ईद का मौका था, उनको इस्लामाबाद लैंड करना था और अपने अपने घरों को पहुँचना था ताकि वो टाइम से, और यही सोचकर उन्होंने प्लान किया होगा ना, टिकट ली होगी कि जी वो सीधा वापसी पे डायरेक्ट जद्दा से इस्लामाबाद लैंड करेंगे और अपने अपने घरों को जाएंगे, ईद से पहले की जो तैयारियां हैं वो करेंगे और फिर ईद पर ईद की नमाज़ भी पढ़ेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उनको ख्वार किया जा रहा था, पहले वहाँ जद्दा एयरपोर्ट पे ख्वार किया गया, फिर यहाँ मदीना, यहाँ लाहौर पहुँचा जहाज़, लाहौर जहाज़ पहुँचा तो यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड्स उनको इस्लामाबाद जहाज़ लेकर गया, उसमें भी डिले हुआ। डिले इस वजह से हुआ कि जो क्रू के मेंबर्स थे, वैसे तो आमतौर पे 8 से 10 लोग होते हैं एक 777 की फ़्लाइट पे, जो एक रूटीन है, जो एक SOP है, उसमें यह है कि 8 से 10 लोगों को ऑपरेट करना है बतौर क्रू मेंबर्स जो लोगों की देखभाल करते हैं। लेकिन इसमें चूंकि शहबाज शरीफ साहब थे तो उनको खुश करने के लिए उनके खुशामदियों ने इस पे 15 लोगों को लगा दिया था। अब जो क्रू होता है उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम तक उसने ऑपरेट करना है, फिर उसके बाद उसका रेस्ट लाजमी है, ये भी SOP का हिस्सा है। तो जब ये फ़्लाइट वापस लाहौर पहुंची तो उसमें फिर आगे इस्लामाबाद जाने के लिए भी डिले इस वजह से हुआ क्योंकि फिर क्रू जो था उसको तो उतरना था, फिर नए क्रू का इंतज़ाम होना था। वो फिर क्रू उतरा, नया क्रू आया 8 से 10 लोगों का, और इतने लोगों का 8 से 10 लोगों को ही आना बनता था क्योंकि 777 जहाज़ था। और इस तरह से जो क्रू की मैनेजमेंट है वो भी सारी डिस्टर्ब हुई, आगे की भी जो फ़्लाइट के ऑपरेशंस थे वो भी सारे डिस्टर्ब हुए। जब हम कहते हैं जी PIA टाइम से फ्लाई नहीं करती है, लोग इंतज़ार करते हैं, फ़्लाइट के डिलेज़ होते हैं, तो फिर जब बैकएंड पे ये सब चल रहा होगा तो फिर एयरलाइन की बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगा, एयरलाइन नुकसान में नहीं होगी, खसारे में नहीं होगी, तो फिर और क्या होगा। ये तो सब किया है शहबाज शरीफ साहब और उनके रुफ़का ने। ये मैंने आपको एक किस्सा सुना दिया, इस तरह के और भी बेशुमार इंसिडेंट्स हैं। ये तो ऑन द अदर साइड हो गया ना, यानी कि खुद जब उसमें सफ़र किया तो कैसे सफ़र किया और किस तरह से उसका मिसयूज़ हुआ। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट रही है एयरलाइन की, जिसको ठीक करना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है, मेरे और आपके ठीक करने का काम नहीं होता है, हुकूमतों ने ठीक करना होता है, उनके हाथ में इख्तियार होता है, वही इक़्तिदार में बैठे हुए होते हैं। तो उन्होंने एयरलाइन को ठीक करने के बजाय एयरलाइन को बेच देना, उसको फ़रोख्त कर देना बेहतर समझा, और उसको बेचा भी जिस तरीके से है वो बंदा जब तफसीलात पढ़ता है तो दंग रह जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो तफसीलात खुलकर सामने आ रही हैं। पहले तो ये कि जी 135 अरब की एयरलाइन है। अच्छा, लोग इस बात को ना समझ सही से नहीं पाते हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ज़रा तवज्जो से इस बात को समझिए क्योंकि ये आपकी एयरलाइन का मामला है। 135 अरब की डील हुई है, ठीक, 135 अरब में ख़रीदारों ने सिर्फ 10 अरब रुपया दिया है, बाकी 125 अरब का ये कहना है कि जी जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि तनख्वाहें देनी है और अदायगियाँ करनी हैं, वो सारी उसके अंदर हो रही होंगी, और वो जो 125 अरब है वो एयरलाइन पे री इन्वेस्ट हो रहा होगा। कितना ज़बरदस्त ये कारोबार है या डील हुई है, और कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी डील उनको मिले। और अगर आप कह रहे हैं कि जी सुनने वाले हो सकता है वो बीच में ये भी कहें कि जी आपको इतना ही शौक़ है तो आप ले लेते, मैं अगर मेरे पास इतना होता तो मैं ज़रूर सोचता, बिकॉज बड़ी ये प्रॉफिटेबल एयरलाइन रही है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ्राम लाहौर टू लंदन एंड लाहौर टू बर्मिंघम एंड लाहौर टू या इस्लामाबाद टू या कराची से टू लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर एंड अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, तो ये बड़े ज़बरदस्त रूट्स PIA के पास थे। ये तो आपने उसके साथ खिलवाड़ किया तो जिसकी वजह से वो इस हालत पर आ गए, और आपने फिर कहा कि भाई ये एक सफ़ेद हाथी है, इसको बेचकर जान छुड़ाओ, तो आपने उसकी जान छुड़ाई। 135 अरब में 10 अरब सिर्फ दिया है ख़रीदारों ने, बाकी 125 अरब वो दोबारा से उसके ऊपर री इन्वेस्ट करेंगे। और जो साथ में प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं, जिनकी तफसीलात अब सामने आई हैं कि 11 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस डील का हिस्सा हैं, कि वो PIA की प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी इन ख़रीदारों को मिल गई हैं। और ये जो 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें 7 प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, और इसके अलावा 33 और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अभी खैर सरकार के पास हैं, वो नहीं दी गई हैं, लेकिन वो भी दे दी जाएंगी। और वो बड़ी महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें वो न्यूयॉर्क का मशहूर मारूफ मैनहट्टन का होटल भी शामिल है, रोजवेल्ट होटल भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मलकियत है। अब ये जो 11 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, इनकी एक अमाउंट जो फिगर कोट की गई है वो 14.2 अरब की है, यानी कि 10 अरब रुपया आपने दिया है
इस डील में 135 अरब की डील में सिर्फ 10 अरब दिया है आपने, और उसके अलावा आपको 14.2 अरब की प्रॉपर्टीज भी मिल गई हैं, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो ये सरकार ने की है ना अपने तरीके से। यकीन मानिए कि अगर उनकी दोबारा से वैल्यूएशन की जाएगी तो बहुत चांसेस हैं कि पता चलेगा कि इसकी वैल्यू इससे कई गुना ज़्यादा है। ये तो अभी इवैल्यूएशन सरकार ने की और सरकार ने वैल्यूएशन करके कहा है कि 14.2 अरब की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद ब्लू एरिया का भी दफ्तर इनका शामिल है। फिर उसके अलावा दीगर और शहरों में भी जो PIA के ऑफिसेज़ हैं वो इस डील का हिस्सा हैं। फिर अमेरिका में भी एक प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, वो भी इसका हिस्सा है। उसका पता कुछ यूँ है 55 सैक्सन वुड्स रोड, स्कार्सडेल, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू बताई जाती है $1.7 मिलियन। और जो होटल है, जो रोजवेल्ट होटल है, वो 45 ईस्ट 45th स्ट्रीट मिड टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी है वो, और उसकी लोकेशन है। इसके अलावा एम्स्टर्डम में भी प्रॉपर्टी है, वो भी मिल गई है। न्यू दिल्ली की प्रॉपर्टी है, वो भी मिल गई है। मुंबई की प्रॉपर्टी है, वो भी मिल गई है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो भी ख़रीदारों को मिल गई है। इसके अलावा पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये मैंने आपको बता दिया कि वो प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस डील में तो विन विन सिचुएशन है ना ख़रीदारों के लिए। और पीछे 25% जो शेयर्स हैं वो अभी भी गवर्नमेंट के पास हैं। ये जो 135 अरब की डील हुई है, ये 75% शेयर्स की हुई है। 25% शेयर्स अभी भी सरकार के पास हैं, और वो सरकार कहती है कि अगर आपने वो 25% लेने हैं तो उसके लिए आपको इजाफी 45 अरब देना होगा। अब उस 45 अरब में से भी पता नहीं देना होगा, ये कहा जाएगा जी वो जो आपने 10 अरब दे दिए सो दे दिया, ये 45 अरब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझें कि आपको हमने दिया, ये 25% भी हमने आपको दिया, आप समझें आपने ये 45 अरब री इन्वेस्ट करना है, आपने PIA पे लगाना है। तो कहेंगे अगले सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, हमारा मतलब ये कबूलियत का वक्त था कि हमारी सुन ली गई है। तो वो हो सकता है ये भी हो जाए कि कह दिया जाए 45 अरब भी नहीं देने को आपको ज़रूरत है, और वो जो बाकी 33 प्रॉपर्टीज़ हैं वो 25% के साथ जुड़ी हुई हैं। वो जो 25% भी हवाले कर देंगे तो हो सकता है 45 अरब भी ना लें, ये 33 प्रॉपर्टीज़ भी दे दें। कितनी ज़बरदस्त डील है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अगर आपके पास ये 10 अरब किसी तरह से होता तो आप तो छलांगे लगाते खुशी से, और आप कहते भाई मैं ये डील करूंगा, मैं ये लूंगा एयरलाइन, मैं क्यों ना करूं। तो आप तो फौरन झपटेंगे उस पर डील पे कि भाई ये दो मुझे फौरी तौर पे दो, बल्कि 10 की जगह मैं ऐसा करूं तो मैं 11 अरब दे देता हूं, तो आप मुझे ये एयरलाइन दे दो। तो वो जो 33 प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी दे दी जाएंगी। अब ये जो 25% है ये एयरलाइन ने अभी तक क्यों नहीं दिया है। ये जो मैंने आपको किस्सा सुनाया ना कि शहबाज शरीफ साहब उम्रे के लिए गए और किस तरीके से जहाज़ का इस्तेमाल हुआ, जो ठाट बाट थे और क्रू और ख्वारी जो हुई वहाँ पे दीगर और आम मुसाफरों की, ये जो 25% रखे गए हैं इसी काम के लिए रखे गए हैं कि जब कहीं खुद आना जाना होगा ना, तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जाना है कहीं पर, तो PIA पे बैठे चले गए, तो ये 25% में है कि भाई जाना भी फ्री, आना भी फ्री, मर्जी की फ़्लाइट, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आप जाएंगे कि 25% शेयर होल्डर्स हैं। भाई आपने ख़रीदी है तो 75% ख़रीदी है, 25% वाले हम हैं यानी कि सरकार हैं, तो वो हो सकता है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। 25% इसीलिए रखे गए हैं, वो 25% अभी तक सरकार के पास हैं। ये है वो डील जी, ये है वो PIA का किस्सा, PIA की वो दुख भरी कहानी, PIA के साथ वो खिलवाड़ जो इन हुक्मरानों ने किया है। आपने और मैंने नहीं किया है, हम सफ़र करने वालों में से हैं, उर्दू वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।